देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन शेयर में। यस मैम। अच्छा, तो देखो हम लोग ज्वाइंट वेंचर कर रहे थे, आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग का यहाँ पर दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, 23, 24, 25 एंड 26। इसमें से 23, 24 नॉर्मल क्वेश्चन है, 25, 26 में कंसाइनमेंट जो है मिक्सड अप किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले 23, फिर 24 और फिर ये दो, ठीक है। चलो होमवर्क पहले कर लेते हैं। देखो क्या बोला था यहाँ पर, हरी एंड ओम एग्रीड फॉर परचेसिंग एंड सेलिंग फर्नीचर इन जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो ये लोग मिलके क्या काम करना चाहते हैं, फर्नीचर बेचने का काम करना चाहते हैं, ठीक है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है 3:2 रेस्पेक्टिवली। हरी परचेस 10 सोफा एट 10,000 पर सोफा। ही सेंट those sofas to Om for sale after spending ₹1,000 पर सोफा ऑन इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इस दो दो है, एक हरी है एक ओम है, दो जो ज्वाइंट वेंचर को वेंचरर है, ठीक है। तो इन दोनों ने हरी ने क्या किया है, हरी ने 10 सोफा परचेस किया क्योंकि उनका काम क्या है, फर्नीचर बेचने का, ठीक है। फिर उसके बाद वो सारे सोफा ओम को ट्रांसफर कर दिए, मतलब सेल करने का काम किसने किया है, ओम ने किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब इसने ट्रांसफर किया सोफा ओम को, तो हर एक सोफा पे इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया ₹1,000, यानी 10 सोफा पे कितना आया, कितना, 10,000, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है ही ड्रीव ए बिल। ही मतलब कौन है, जिसका नाम हुआ था ही सेंड, यानी हरी का बात ही हो रहा है, ठीक है। तो ही ड्रीव यानी हरी ने क्या किया है, एक बिल ड्रॉ किया है 50,000 ओम पे, एंड दिस बिल वाज डिस्काउंटेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5,000 आफ्टर एक्सेप्टेंस। अच्छा, बिल ड्रॉ करने का नॉर्मली एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है, जिसपे बिल ड्रॉ करते हैं। तो बिल्स एसेट होता है, जैसे डेटर टू सेल होता है, वैसे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, किसपे बिल ड्रॉ हुआ है, ओम पे, तो एंट्री होगा टू ओम। अच्छा, एंड बिल वाज डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंट करने का मतलब है कि बिल का मैंने पहले भी शायद बताया था, बिल में क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन के अंदर हमें बिल पेमेंट कर देना, मतलब बिल का पैसा जो है रिलीज कर देना पड़ेगा। अगर कोई वेट नहीं कर सकता है तो वो बैंक में जाके क्या कर सकता है, उस बिल को डिस्काउंट करवा सकता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ ना कि इसने बिल ड्रॉ करने का मतलब है ओम से इसे मिलने वाला है 50,000, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के बाद मिलेगा, जो कि उस बिल में लिखा हुआ रहेगा, 1 मंथ बाद की 2 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ हो सकता है। लेकिन इस बीच में अगर हरी को पैसे का जरूरत है तो वो ओम को तो बोल नहीं सकता है कि दे दो, क्योंकि उसने तो बोला ही है कि मुझे कुछ दिन बाद हम पेमेंट करेंगे। तो इसका मतलब हरी अगर चाहे तो उस बिल को कैसे कैश में बदल सकता है, वो बैंक में जाके वो बिल दिखा सकता है, बिल को रख के उसके बदले बैंक उसे पैसा दे देगा। लेकिन मिडिल में क्या होगा, बैंक कमीशन चार्ज ले लेगा, ठीक है। जैसे हम लोग गिरवी रख के लोन ले सकते हैं ना, वैसे ही हम लोग बिल्स को रख के, ठीक है, यहाँ पर बिल्स को रख के हम लोग पैसा ले सकते हैं बैंक से। तो अगर 50,000 का बिल है तो बैंक हमें 50,000 नहीं देगा, उससे कम देगा। क्यों, क्योंकि इसमें बैंक का फायदा भी तो होना चाहिए, इस काम में बैंक मीडिएटर है। तो बैंक का बेनिफिट क्या होगा कि बैंक जो कमीशन चार्ज करेगा ना, बेसिकली 50,000 की जगह मान लो 48,000 दिया फॉर एग्जाम्पल। अब जरूरी नहीं कि 48 ही होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना इंटरेस्ट रेट होता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखो यहाँ पर 50,000 का बिल डिस्काउंट हुआ है, अब कितने में डिस्काउंट हुआ है देखो यहाँ बता दिया 5,000, मतलब बैंक वालों ने कितना दिया होगा, 50,000 का बिल रख के 5,000 कम किया डिस्काउंट, यानी कितना दिया होगा 45,000, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसको पैसा मिला। अगर एंट्री हरी करता है तो हरी बोलेगा मुझे पैसा मिला कितना, 45,000। डिस्काउंट कितना हुआ, 5,000, और मेरे पास से क्या चला गया, एसेट मेरा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट वेंचर में ऐसा होगा कि नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में तो डायरेक्ट ऐसा एंट्री होता नहीं है। इसमें देखना पड़ेगा कि हम लोग का जो है कौन सा मेथड बोला है, उसके ऊपर बेस करके हमारा ये एंट्री होगा। ओम इनकट फर्दर एक्सपेंसेस 2,000 ऑन दी सोफा बिफोर सेल। तो ओम जो है उसने फर्दर एक्सपेंस किया है कितने का, 2,000 का, ये सोफा को बिकवाने के लिए, ठीक है। तो ये ओम का एक्सपेंस है। He sold all the sofa for 15,000 per sofa, तो एक एक सोफा को 15,000 में बेच दिया, गिविंग 5% कमीशन टू द डीलर, ठीक है। और इसके बदले क्या हुआ है, डीलर ने कितना कमीशन दिया है, 5% कमीशन
दिया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डीलर को गिविंग 5% कमीशन टू द डीलर। अच्छा, डीलर को 5% कमीशन देना पड़ा है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर बोल रहा है प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ ओम, जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ ओम इन द बुक्स ऑफ हरी। तो ये पढ़ के ही पता चल रहा है हमारा थर्ड मेथड है, क्योंकि थर्ड मेथड में हमें ऐसा अकाउंट बनाना पड़ता था कि को वेंचरर अकाउंट, ठीक है, ऐसे बनाना पड़ता था, जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ को वेंचरर बोल के ऐसे करके हमें अकाउंट बनाना पड़ता था। तो ये हमारा थर्ड मेथड है, और वैसे भी देखो यहाँ पर बताया है पेन का कनेक्शन। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर विद ओम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हरी अकाउंट, मतलब हमें क्या करना है, जॉइंट वेंचर विद ओम अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसके बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ हरी, ठीक है, ये बनाना पड़ेगा एक अकाउंट। और हमें क्या बोला है, ऑल्सो सो द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट भी दिखाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो दोनों अकाउंट में प्रिपेयर करना, ठीक है। तो चलो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कौन सा मेथड होगा, थर्ड वाला मेथड होगा, ठीक है। थर्ड वाला मेथड होगा, कैसे पता चला, क्योंकि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर जो है वो हमारे थर्ड वाले मेथड में ही आता है, जो मेथड हम लोगों ने लास्ट दिन ये देखो स्टार्ट किया था। इन द बुक्स ऑफ भरत जॉइंट वेंचर विद सुजीत, इन द बुक्स ऑफ सुजीत जॉइंट वेंचर विद भरत, इस तरीके से लिखना पड़ता है और एक मेमोरेंडम अकाउंट बनता है, ठीक है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन 23, illustration 23, in the books of Hari, in the books of Hari, यहाँ पर हमें हरि के बुक्स में अकाउंट ओपन करना है। कौन कौन सा अकाउंट, एक तो हम लोग को ओपन करना है जॉइंट वेंचर विथ ओम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हरि एंड ऑल्सो सो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। मतलब जॉइंट वेंचर विथ ओम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हरि तो हमारा बनेगा ही बनेगा, और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट भी हरि के बुक्स में बनेगा। नॉर्मली ये मेथड में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट हम लोग अलग से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बोला है कि हरि के बुक में ही हमें जॉइंट वेंचर विथ ओम एज वेल एज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट दोनों बनाना है, ठीक है। तो जैसा बोला है हम लोग वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले मेमोरेंडम, প্রথম হোমওয়ার্কটাই করছি 23টা, এই জাস্ট স্টার্ট করি। মেমোরেন্ডাম জয়েন্ট वेंचर अकाउंट, एक ये वाला अकाउंट बनाएंगे और एक बनेगा हम लोग का जॉइंट वेंचर विद होम अकाउंट। ये दो ही अकाउंट हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया है, यही दो प्रिपेयर करने के लिए, जॉइंट वेंचर विद होम। अच्छा अब देखो दोनों अकाउंट में, जैसे देखो जॉइंट वेंचर विथ ओम अकाउंट में क्या डिटेल्स लिखा जाता था, ठीक है। यहाँ पर किसके बुक्स में हो रहा है, हरि के बुक्स में जॉइंट वेंचर विथ ओम अकाउंट हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, ओनली हरि का एक्सपेंस लिखा जाएगा, ठीक है। यही सीखा था हम लोगों ने लास्ट दिन, जिसके बुक्स में होगा वो सिर्फ अपना एक्सपेंसेस दिखाएगा, ठीक है, कि उसने क्या एक्सपेंसेस किया है। और ये जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है, नॉर्मली मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर को हम लोग कैसे बनाते थे, अगर लास्ट दिन वाला तुम लोग देखोगे, यहाँ पर देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में क्या होता था, हम लोग अगर जो है कोई मतलब कोई को वेंचरर बनाता था तो वो अपने खर्चे को ऐसे करके लिखता था, ठीक है, एक्सपेंस एम एन बोल के, मतलब एम का मतलब को वेंचरर एम अपना नाम भी लिखता था और एन का नाम भी लिखता था, इस तरीके से बनता था। लेकिन ये अलग से बनता था, ये किसी के बुक्स में नहीं बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर जब अगर हम लोग का हरि के बुक्स में बनाने के लिए बोला है तो इसमें एंट्री हमें कैसे करना पड़ेगा, देखो तो पहले हम लोग ये बनाएंगे, और ऐसे भी ये हम लोग का डबल एंट्री सिस्टम में नहीं होता है कि इसका एंट्री क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पर हो जाएगा, ये ग्राफ वर्क होता है, इसीलिए नाम है मेमोरेंडम। यहाँ पर हमारा कोई क्रॉस पोस्टिंग सिस्टम फॉलो नहीं होता है, नॉर्मल प्रोसेस से हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया है, हरि ने परचेस किया है 10 सोफा, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा मेमोरेंडम में, क्योंकि हरि के बुक्स में मेमोरेंडम बन रहा है, यहाँ पर इंडिविजुअली नहीं बन रहा है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा 210, ठीक है।
क्योंकि ये हरि के बुक्स में बन रहा है, ये डिफरेंस है। मतलब नॉर्मली मेथड में हम लोग को लिखना चाहिए था टू हरि और टू ओम बोल के, लेकिन ये हरि के बुक्स में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, ठीक है। টু এক্সপেন্স বলে হারি লিখতে পারো, ঠিক আছে না। এটা অ্যাকচুয়ালি দেখো এখানে যেটা হচ্ছে না, এটা দেখো প্রিপেয়ার জয়েন্ট ভেঞ্চার উইথ ওম অ্যাকাউন্ট ইন দা, এটা হারির বুকসে হচ্ছে, এটার মেথডটা না একটু আলাদা। যেমন আগের কোশ্চেনে দেখবে, এই দেখো কি বলেছিল, write up necessary accounts in the books of both the parties on the presumption that memorandum joint venture account is opened for the purpose। এটা জাস্ট মেমোরেন্ডাম জয়েন্ট ভেঞ্চারটা ওপেন করতে বলেছে, সেটা যে কেউ ওপেন করতে পারে, ঠিক আছে। কারো পার্টিকুলার কারো বুকস অফ অ্যাকাউন্টস এ মেমোরেন্ডাম জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউন্টটা ওপেন হচ্ছে না। তুমি এর আগের কোশ্চেনটাও যদি পড়ো তাহলে এখানে দেখো বলেছে জয়েন্ট ভেঞ্চার উইথ সুজিত ইন দা বুকস অফ ভরত, জয়েন্ট ভেঞ্চার উইথ ভরত ইন দা বুকস অফ সুজিত এন্ড মেমোরেন্ডাম জয়েন্ট ভেঞ্চার অ্যাকাউंट, বাট এটা কারো বুকসে হচ্ছে না, ঠিক আছে। এইটাই क्वेश्चनটাতে स्पेशलिटी আছে। ये क्वेश्चन में ये स्पेशलिटी है कि हम लोगों ने लास्ट दिन जो मेथड सीखा था उसमें अगर तुम लोग देखोगे कि एक कोवेंचर के बुक्स में दूसरे कोवेंचर के नाम से अकाउंट खोलने बोला है, लेकिन मेमोरेंडम किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया है, इस क्वेश्चन में हमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन करने बोला ही है एक कोवेंचर के बुक्स में, इसीलिए इसका एंट्री का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। अब देखो क्या फॉलो करना पड़ेगा। नॉर्मल हम लोग बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे जर्नल एंट्री का। हरि के बुक्स में क्या हरि अपना नाम रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा, तो अपने खर्चे को टू बैंक लिखेगा और ओम के खर्चे को ओम के नाम से रिकॉर्ड करेगा। नॉर्मली हम लोग हरि का खर्चा भी यहाँ पर हरि के नाम से बुक करते हैं। अगर ये इन द बुक्स ऑफ हरि नहीं होता तो इस खर्चे को हम लोग क्या लिखते, टू एक्सपेंस हरि बोल के लिखते। वही चीज यहाँ पर डिफरेंस होगा, ये वाला इस क्वेश्चन का एक स्पेशलिटी, इसमें इस बात का एक स्टार लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट को को-वेंचरर के बुक्स में बोला था, बाकी किसी भी क्वेश्चन में हमें उसे किसी को-वेंचरर के बुक्स में नहीं बोला था। ये डिफरेंस है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है डिफरेंस, ठीक है। ये देखो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। अब बोलो क्या परचेस किया उसने? सोफा परचेस किया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे टू बैंक परचेस। कितना सोफा परचेस किया है? 10 सोफा 10,000 करके, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 लाख। ये कोई मेथड के अंदर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हमें जैसा बोलेगा ना, हम लोग अपना लॉजिक लगा के क्वेश्चन अगर हमें थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलेगा, हमें दिमाग लगा के उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई मेथड के अंदर नहीं आता है, लेकिन अब जैसे बोलेगा हम लोग वैसा करेंगे। तो नॉर्मल कंसेप्ट यही है कि हरि अपने बुक्स में टू हरि तो लिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अपने खर्चे को टू बैंक बोल के बुक करेगा। अच्छा, उसके बाद देखो उसने सारा सोफा जो है 1000 पर सोफे का खर्चा लगा के उसका जो को वेंचरर है ओम उसको भेज दिया है, तो फिर से खर्चा किया, तो क्या होगा? टू बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो एक्सपेंसेस 1000 रुपीज करके 10 सोफे का खर्चा हम लोग का हो जाएगा 10,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो बोला है कि बिल ड्रॉ हुआ है। किसने बिल ड्रॉ किया है? हरि ने ओम पे बिल ड्रॉ किया है। तो एंट्री क्या होना चाहिए? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? ओम, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ओम होगा, लेकिन हम लोग इसका एंट्री इस मेथड में कैसे करते हैं? टू जॉइंट वेंचर विद ओम अकाउंट। अगर तुम लोग को याद नहीं है हम दिखा देते हैं, यहाँ पर बिल्स वाला जो एंट्री यहाँ पर दिखेगा तुम लोग को, हम दिखाते थे। लास्ट दिन हम लोगों ने ये एंट्री एक बार थॉरोली पढ़ा था। ये देखो यहाँ पर ऑन डिस्काउंटिंग, ये देखो बिल्स रिसीवेबल कैश बैंक बिल्स रिसीवेबल टू जॉइंट वेंचर विद को-वेंचर, दिख रहा है, ठीक है। ये देखो क्या है एंट्री? बिल्स रिसीवेबल टू जॉइंट वेंचर विद को-वेंचर। और नॉर्मल एंट्री क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, ठीक है। यहाँ कौन कौन बुक्स पे एंट्री कर रहा है? हरि कर रहा है। ड्रॉयर कौन है? हरि है। हरि बिल ड्रॉ कर रहा है। किस पे कर रहा है? ओम पे कर रहा है। तो उसके पास तो बिल्स आएगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू हो जाएगा जॉइंट वेंचर विद को वेंचर, क्योंकि अभी मैंने तुम लोग को दिखाया, देखो ऐसे एंट्री करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल। लिखो बाई बिल्स रिसीवेबल 50,000। अच्छा, अब ये वाला बिल्स बोला था डिस्काउंट हो जाएगा 5,000 में, तो उसका एंट्री क्या होगा? देखो वो भी तुम लोग को दिखाते हैं क्या एंट्री होता है। नॉर्मल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, नॉर्मल एंट्री होता है। लेकिन यहाँ पर एंट्री क्या होगा अगर बिल डिस्काउंट हुआ? ये देखो तुम लोग को यहाँ पर दिखा देते हैं ऑन डिस्काउंटिंग द बिल्स रिसीवेबल। ये हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था। देखो बिल डिस्काउंट कराएंगे पैसा हमें मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो किस नाम पे रिकॉर्ड होगा? जॉइंट वेंचर विद को वेंचर टू बिल्स रिसीवेबल। मतलब 5,000 का एंट्री, देखो हम लोग का बिल कितने का था? 50,000, हमें मिला कितना? 5,000 का डिस्काउंट।
45,000 रिसीव हुआ और 50,000 का बिल्स रिसीवेबल चला गया, तो हम लोगों के पास जो भी लेजर है कौन से वाले लेजर में पोस्ट होगा? इसमें ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर वाला ही तो लेजर है, तो क्या पोस्ट करेंगे बोलो? टू बिल्स रिसीवेबल बोल के 5,000, ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर है, टू बिल्स रिसीवेबल बोल के कितना रिकॉर्ड करेंगे? 5,000 रिकॉर्ड करो। टू बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट 5,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि ओम अच्छा डिस्काउंट करवा लिया, ओम इनकट फर्दर एक्सपेंसेस 2,000 ऑन दी सोफा बिफोर सेल करने के पहले ओम को खर्चा करना पड़ा है 2,000, तो उसका रिकॉर्ड हरी अपने बुक्स में कैसे दिखाएगा? ओम का नाम से वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। टू क्या लिखेगा? ओम, क्योंकि वो ओम को कैसे ट्रीट करेगा? अपने क्रेडिटर के तरह, तो टू ओम एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? 2,000 है, तो 2,000 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर देखो ये बिल्स रिसीवेबल का जो डिस्काउंट हुआ है वो हम लोग को यहाँ भी दिखाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है, ठीक है। जैसे ये ज्वाइंट वेंचर का एक्सपेंस है ना, तो यहाँ पर दिखाओ डिस्काउंट, डिस्काउंट बोल के दिखाना पड़ेगा बिल का। डिस्काउंट बिल्स रिसीवेबल का कितना लिखेंगे? 5,000, ये भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये भी खर्चा है, क्योंकि इसमें तो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा ना इसका, तो फिर इसमें एक्सपेंस तो हमें सारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बोला कि सारा सोफा बेच दिया, कितने में? 15,000 पर सोफा करके। कितना सोफा थे? 10 सोफा थे, तो कितना सेल प्रोसीड्स रिसीव हुआ? 1,50,000। अगर 10 सोफा 15,000 में बिक गया तो 1,50,000 तो अर्निंग हुआ, तो इधर रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ओम ने सेल किया है तो बाई ओम बोल के रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेल प्रोसीड 10 सोफा 1,500 करके, तो कितना हो जाएगा? 15,000 होता है ना, 15,000 है, तो 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बोला है कि 5% कमीशन भी देना पड़ा है डीलर को, तो फिर वो भी एक्सपेंस है। अगर डीलर को 5% कमीशन देना पड़ा है तो दिया कौन है? जो बेचा है उसी के पास पैसा है, वही दिया होगा, तो टू क्या हो जाएगा? ओ, ठीक है। यहाँ पर कमीशन, हाँ 5% सेल प्रोसीड्स पे होगा 1,50,000, क्योंकि कुछ नहीं बोला है हमें, तो हमेशा सेलिंग वैल्यू पे ही होता है, ठीक है। बोला नहीं है कि किस पे 5% कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मली देखोगे सेल पे ही तो होता है, सेलिंग कमीशन है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7,500। अब इसको क्लोज करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, क्योंकि ये देखो ये हम लोगों का सेल वैल्यू हो गया और ये एक्सपेंस हो गया बिजनेस को करते गए। तो देखते हैं कितना हो रहा है प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अर्निंग हुआ है 1,50,000, एक्सपेंसेस हुआ है, चेक करते हैं, 1,10,000, 5 और 2 7 7 7 14 और ये 24,500, मतलब 1,24,000 है। बहुत अच्छे, देखो कितना है? 1,50,000 माइनस 1,24,500 हुआ शायद, नहीं मैंने गलत कैलकुलेशन किया। 1,50,000, ओ 1,00,000 तो पहले ही लेस हो जाए, 1,50,000 से 1,00,000 लेस हो गया, 50,000 से बाकी लेस करते हैं, 10 12 10 17,000, और इधर हो गया हम लोग का 7,500, 25,500, ठीक है। 25,500 हम लोग का प्रॉफिट आ जा रहा है 1,50,000 टोटल में। अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो हरी अपने बुक्स में अपने प्रॉफिट को 2PL बोल के रिकॉर्ड करेगा, और ओम को जो शेयर देना पड़ेगा वो 2 ओम बोल के रिकॉर्ड करेगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड होना चाहिए, जो कि है हम लोग का 3:2। तो डिवाइड करो 3:2 में, तो 25,500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15,300, और बाकी अमाउंट हो रहा है हम लोग का 10,200, 15,300, 10,200 क्लोज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली देखो मेमोरेंडम अकाउंट का जो पर्पस है वो वही रहेगा। मेमोरेंडम अकाउंट का पर्पस ये है कि बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ या फिर
लॉस हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर सेल लिखेंगे जैसे ट्रेडिंग में लिखते हैं, और इधर सारे खर्चे लिखेंगे। खुद का किया गया खर्चा टू बैंक टू कैश जो भी लिखना है लिखो, कोई दूसरा करता है तो उसके नाम से लिखना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली मेमोरेंडम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हरि के बुक्स में बोला है तो हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर दिया, बाकी ये पर्टिकुलर किसी मेथड के अंडर लेकिन नहीं होता है। अब ओम के अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, ओम के अकाउंट में हरि क्या लिखता है, ओम के अकाउंट में हरि लिखता है सिर्फ अपना किया गया खर्चा, ठीक है। मतलब ओम का अकाउंट है जो कि हरि के बुक्स में है, तो हरि अपना खर्चा लिखेगा। तो हरि ने क्या क्या खर्चा किया है, जो टू बैंक बोल के यहाँ लिखा है तो लिखो टू बैंक 1 लाख, टू बैंक परचेज 1 लाख। अच्छा, टू बैंक एक एक्सपेंस भी किया है उसने, 10,000 লিখতে পারো, কিন্তু একটা প্রবলেম হবে, এটা স্টক আর এটা এক্সপেন্স, যদি মাল্টিপল এক্সপেন্স থাকে তাহলে একসাথে লিখে দিতে পারো, যেহেতু ওটা স্টক আর এক্সপেন্স ওই দুটো আলাদা করে মেনশন করলেই ভালো হয়, যদি এক্সপেন্সে 3-4 রকম আইটেম হয় তখন একসাথে লিখে দিতে। 1 लाख और 10,000 हो गया। अच्छा, और क्या खर्चा इसने किया है, और तो कुछ नहीं किया है, बिल का डिस्काउंट मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। अच्छा, अब प्रॉफिट लिखेंगे 2PL बोल के, कितना कौन सा वाला लिखेंगे, जो हरि का है 15,300, ठीक है। अब चेक करेंगे कि कितना रिसीवेबल, मतलब ये अकाउंट ओपन करने का पर्पस क्या है, हरि ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि ओम को उसे पैसा देना पड़ेगा या ओम से उसे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अब चेक करके देखो, देखो ओम को उसने पहले से ही 50,000 दे रखा, सॉरी 50,000 उसे मिलने वाला था ओम से, ठीक है, जिसको उसने डिस्काउंट करवा दिया। अब देखते हैं, ये पहले इधर टोटल कर लेते हैं, देखो 1 लाख और ये कितना हो गया, 10 और 10 20 25 25 और 5 30, 1,30,300 हो रहा है इधर, 1,30,300 माइनस 50,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 80,300, 80,300, 1,30,300। तो इसको हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, बाय बैंक फाइनल फाइनल रिसिप्ट है ना, ये फाइनल अमाउंट या फिर फाइनल रिसिप्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिसिप्ट ही तो आ रहा है। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब ओम से पैसा मिलेगा। देखो, क्योंकि पैसा क्यों मिलेगा, नॉर्मल सा बात है, सेल उसने किया, उसके पास ही 1.5 लाख पड़ा हुआ था, ठीक है। तो 1.5 लाख पड़ा हुआ था, लेकिन उसने भी तो बिजनेस में एक्सपेंसेस किया है, तो वो सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद ये दिख रहा है कि हरि को ओम से 80,300 रिसिप्ट होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग 24th नंबर वाला करेंगे, देखो उसमें क्या बोला है, जीवन एंड Mitrik decided to work in joint venture with following scheme, agreeing to share profit in the ratio 2/3 and 1/3. They guaranteed the subscription at par of 50 lakh shares of 50 each in Rainbow Limited. अच्छा, वही अंडर राइटर वाला कंसेप्ट आ गया, ठीक है। ये लोग अंडर राइटर का काम करेंगे और बदले में जो रेनबो लिमिटेड बोल के कंपनी है उसका 50 लाख शेयर जो कि 10 रुपए वाला है वो बिकवाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये लोग नहीं मतलब अगर पब्लिक सारा सब्सक्राइब नहीं करती है, जितना भी शॉर्टेज होगा सारा सब्सक्रिप्शन कौन कर लेगा, ये दोनों, ठीक है। एंड टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ रेनबो लिमिटेड, ठीक है। तो बोल रहा है कि जितने भी एक्सपेंसेस होगा ये काम करवाने के लिए, बोल रहा है अप टू अलॉटमेंट, यहाँ पर बोला है एंड टू पे। अच्छा, अगर कोई खर्चा होता है सब्सक्राइब करवाने तक का, मतलब जब तक पब्लिक शेयर अलॉट नहीं कर लेती, मतलब पहले तो सब्सक्राइब होता है, सब्सक्रिप्शन मतलब एप्लीकेशन होता है, उसके बाद तो अलॉटमेंट होता है, तो अप टू अलॉटमेंट तक जितना भी एक्सपेंसेस होगा सारे एक्सपेंसेस ये लोग पे कर देंगे, ऐसा बोला है। तो हमें डिटेल्स देगा कि क्या एक्सपेंसेस हुआ है, जैसे देखो ना, जीवन ने क्या एक्सपेंसेस पे किया, स्टैम्प चार्जेस, एडवर्टाइजिंग किया शेयर के लिए कि मार्केट में ऐसा एक शेयर आया, कार का खर्चा हुआ, ठीक है, गाड़ी में करके जाना आना हो रहा है, तो जो भी खर्चा हो रहा है वो कंपनी से बाद में ले लेंगे, लेकिन फिलहाल ये लोग खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बोला है देखो, रेनबो लिमिटेड ने क्या बोला है, रेनबो लिमिटेड ने बोला है बदले में इनको क्या मिलेगा, ये जो रेनबो लिमिटेड के होके काम कर रहे हैं एज ए एजेंट, तो इन्हें क्या मिलना चाहिए, कमीशन। तो रेनबो लिमिटेड ने क्या बोला है, आपको क्या दिया जाएगा, आप लोगों को 3 लाख शेयर्स दे देंगे 10 रुपीज वाला, ठीक है, मतलब आपको हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बना देंगे।
फुल्ली पेड वाला टुगेदर विथ कमीशन ऑफ 5%, मतलब जीवन और मित्रिक को क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा ये काम करने के लिए, प्लस क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कमीशन किस पे मिलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर पे मिलेगा। याद रखो हम लोगों ने ऐसा दूसरे मेथड में भी क्वेश्चन किया था, मैंने बोला था कि जॉइंट वेंचर बोल रहे, जो अंडर राइटर होता है, अंडर राइटर को जो कमीशन दिया जाता है वो टोटल शेयर बिकवाने के लिए दिया जाता है। अब चाहे पब्लिक सब्सक्राइब करे या फिर वो लोग खरीदे, क्योंकि वो तो हमें बाद में पता चलता है ना, पब्लिक ने किया फिर इन्होंने किया, इन्होंने काम लिया ही है 50 लाख शेयर्स को सेल करवाने का। अब कोई भी उसे ले, उनको कमीशन कितने शेयर्स पे मिलना चाहिए, 50 लाख शेयर्स पे मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला है कि जो भी होगा ये इन कैश विच विल बी टेकन बाय जीवन एंड मित्रिक 3:2, मतलब जो अर्निंग होगा, ये तो अर्निंग हो गया ना, इनका इनकम का जरिया हो गया, ये काम करने पे शेयर और कमीशन मिलेगा, और ये शेयर और कमीशन ये लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने अंदर, 3:2 में। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये वाला है, 2/3 1/3, दो अलग अलग रेशियोज है। अब जीवन ने क्या क्या खर्चा किया है, यहाँ पर अभी भी मैंने तुम लोग को पढ़ के बताया। मित्रिक ने खर्चा किया है रेंट का और सॉलिसिटर चार्जेस का खर्चा किया है, ठीक है। अब देखते हैं कौन से मेथड से हमें करने बोला है, या फिर आगे कुछ और भी डिटेल्स है। हाँ बताया, देखो एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ द 50 लाख शेयर्स बाय 1,20,000 शेयर्स एंड मित्रिक इंट्रोड्यूस 12 लाख फॉर द परचेज ऑफ दो शेयर्स। बोल रहा है कि 50 लाख शेयर्स जो सेल करवाने का काम इन्होंने लिया था, उसमें 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स ये लोग नहीं बिकवा पाए। अब एक एक शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपीज का, यानी 12 लाख रुपीज इन्हें क्या करना पड़ेगा, 12 लाख रुपीज से शेयर को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कंपनी को प्रॉमिस किया है कि आपका 50 लाख तो हम लोग बिकवा के छोड़ेंगे, अगर नहीं बिकवा पाते तो खुद खरीद लेंगे। तो 1,20,000 अगर नहीं बिकवा पा रहे तो इन्हें 12 लाख रुपए से कंपनी का शेयर खरीदना पड़ेगा। खरीदा कौन है, दोनों में से मित्रिक ने खरीदा है, फॉर द पर्पस ऑफ दो शेयर। द गारंटी हैव बीन फुलफिल्ड। अब क्या हो गया, गारंटी फुलफिल हो गया, क्योंकि 1,20,000 का ही तो शॉर्टेज चल रहा था ना, तो इन्होंने जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस इन्होंने फुलफिल कर दिया रेनबो लिमिटेड के लिए। हैंडेड ओवर द वेंचर। अब बोल रहे ठीक है अब हमारा ज्वाइंट वेंचर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसी पर्पस के लिए हम लोगों ने किया था। 3 लाख शेयर्स एंड ऑल्सो पेड कमीशन इन कैश। और रेनबो लिमिटेड ने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया, उन्होंने उनको 3 लाख शेयर्स दे दिया और कमीशन दे दिया। जो पहले बात हुआ था, कमीशन कैसे दिया, कैश में, और शेयर तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से दिया जाएगा। ऑल देयर होल्डिंग्स वर सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय द वेंचर मित्रिक रिसीविंग 12 लाख 50 एंड जीवन 25 लाख। मतलब इनको जो शेयर मिला ना 3 लाख शेयर्स 10 रुपए वाला होल्डिंग में, यानी 30 लाख, इन्होंने सारे के सारे शेयर्स मार्केट में सेल कर दिए। तो मित्रिक को जितना मिला था उसमें उसने सेल करके कितना अर्निंग किया, 12 लाख 50, और जीवन को जितना नंबर ऑफ शेयर्स मिला था उसमें से उसने बेच के कितना अर्निंग किया, 25 लाख, ठीक है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। देखो अब ये किसी के बुक्स में नहीं बोला है, देखो सिर्फ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बोला है। और देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट विद मित्रिक, अब देखो क्या लिखा हुआ, इन द बुक्स ऑफ जीवन। तो फिर ये यहाँ पर अगर बोलता तो फिर हमें वैसे ही करना पड़ता जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया, लेकिन ये सिंगल अपना एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा और जॉइंट वेंचर विद मित्रिक इन द बुक्स ऑफ जीवन बनेगा, ठीक है। तो हमें किसके बुक्स में अकाउंट ओपन करना है, जीवन के बुक्स में, लेकिन वो एक ही अकाउंट ओपन करना है, जॉइंट वेंचर विद मित्रिक, और ये अलग से ओपन होगा। बस ये दो ही बोला होगा, देख लेते हैं एक बार फिर भी। हाँ बस ये दो ही बोला है, ठीक है, चलो करो। एक हो जाएगा मेमोरेंडम, पहले मेमोरेंडम बना लेते हैं, वो आसान होता है, ठीक है, उससे हमें प्रॉफिट लॉस भी पता चल जाएगा। पहले बनाओ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है। इलास्ट्रेशन 24, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अच्छा अब इसमें कैसे हम लोग पोस्टिंग करेंगे, ये अकाउंट किसी के बुक्स में नहीं हो रहा है, तो जो भी कोवेंचर खर्चा करेगा दोनों का ही नाम हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले खर्चा हमें किसका मिला है देख लेते हैं, दोनों में से किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है। जीवन का दिया हुआ है तो ऐसे लिखो 2 जीवन। अच्छा जीवन ने क्या क्या खर्चा किया है, स्टैम्प चार्जेस, देखो स्टैम्प, एडवर्टाइजिंग, स्टैम्प चार्जेस 1,60,000, अच्छा 65, अच्छा एडवर्टाइजिंग 1,35,000, कार, कार एक्सपेंस
1,54,000 और एक प्रिंटिंग था 1,88,000। अच्छा, ये किसने खर्चा किया है? जीवन ने, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग लिख लेते हैं मित्रिक का। इनका खर्चा रेंट और सॉलिसिटर चार्जेस, रेंट और सॉलिसिटर चार्जेस। अच्छा, रेंट का कितना है? 1,30,000 और सॉलिसिटर 80,000। है, उठाओ बस। ये देखो, इनमें इन्होंने और एक चीज भी तो खर्चा किया ना, 12 लाख रुपए, तो वो भी आएगा, ठीक है। ये किसने किया था? मित्रिक ने, ठीक है। तो मित्रिक में ही लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ शेयर। तो इसने ये सब तो खर्चा किया, प्लस जब 1,20,000 का डेफिसिट हो रहा था शेयर बिकवाने के टाइम पे, तो मित्रिक ने वो खरीदा है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12 लाख इसका भी खर्चा है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इनका अर्निंग क्या हुआ? एक तो इन्होंने जो है कमीशन मिला, वो इनका अर्निंग है, और दूसरा अर्निंग है जो मार्केट में इन्होंने शेयर मिला तो वो बेच दिया, ठीक है। तो वो दो अर्निंग हो जाएगा। तो एक्सपेंस तो और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अर्निंग में यहाँ पर फिर से लिखेंगे जीवन का अर्निंग, ऐसे करके बाई जीवन बोल के। क्या क्या मिला है? कमीशन, कमीशन का अर्निंग मिला है, और सेल प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर। सेम चीज हम लोगों को ये मित्रिक का भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनका भी वही सेम ही अर्निंग है, एक तो कमीशन का है और एक हम लोग का सेल प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, ठीक है। तो सेल प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर ना हमें गिवन था, देख देख के लिख लेते हैं। ये देखो, एक को मिला है मित्रिक को 12,50,000 और जीवन को 25 लाख, तो ये लिख लो यहाँ पर 25 लाख जीवन का। और इसका है 12,50,000, 12,50,000, 12,50,000। और कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50 लाख शेयर्स पे, क्योंकि 5 लाख शेयर्स 10 रुपए करके, और कमीशन बोला था 5%, तो टोटल कमीशन जितना होगा उसमें ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मतलब कैसे कैलकुलेशन होगा? यहाँ पर अगर देखो कमीशन यहाँ दिखाते हैं, देखो 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख इंटू 10 रुपीज। 10 रुपीज क्या है? पर शेयर का वैल्यू, ठीक है। पर शेयर 10 रुपीज पर शेयर। इतने रुपए का शेयर बिकवाने के लिए कमीशन कितना मिलेगा? 5% करके। तो टोटल कमीशन जितना होगा, ये वर्किंग नोट नहीं करके मैंने यहाँ किया, तुम लोग चाहो तो वर्किंग नोट कर लेना, ठीक है। मतलब ऐसे करके लिखना ठीक नहीं रहेगा इसके अंदर। 5% कितना हो गया? 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 होगा। हाँ, 2,50,000 हो रहा है, नहीं 25 लाख होना चाहिए। और 50 लाख शेयर, अच्छा हाँ 50 लाख, तो और एक जीरो हो जाएगा, हाँ ठीक है। 25 लाख हो जाएगा फिर, ठीक है। 25 लाख, और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कमीशन कैलकुलेट हो गया। हाँ, अब ये जो रेशियो इन्होंने बोला था ना 3:2 में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 में, ठीक है। ये एक वर्किंग नोट होना चाहिए था, मैंने यहीं पर दिखा दिया है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5 × 3 मतलब कितना हो जाएगा? 15 लाख। तो जीवन का शायद 15 लाख हो रहा है, और ये वाला कितना हो जाएगा? हाँ 12 ना, 10 लाख। अच्छा हाँ 10 लाख, 10 लाख। तो कमीशन कैसे निकालेंगे? जितना नंबर ऑफ शेयर्स 50 लाख था इंटू पर वैल्यू, यानी 5 करोड़ का इन्होंने शेयर बिकवाया। और जैसे सेल प्रोसीड्स पे परसेंटेज होता है, वैसे ये कंपनी का सेल प्रोसीड्स करवाया उन्होंने इंटू 5%। वैसे शेयर बेचना सेल प्रोसीड्स नहीं होता है, वो तो कैपिटल अर्निंग होता है, जो भी हो। तो इस काम के लिए इनको कमीशन मिलता है, जितना शेयर बिकवाएंगे उतने के ऊपर। तो 50 लाख शेयर 5%, लेकिन पैसे मतलब अमाउंट पे दिया जाएगा ना, तो इंटू 10 कर दिया। तो 25 लाख का टोटल कमीशन अर्निंग हो रहा है इनका, जिसको इन्हें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा क्वेश्चन में हमें बताया है, ठीक है। अच्छा, अब हो गया सारे खर्चे इनकम हम लोगों ने लिख लिया। अब प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है उसे चेक करो, चेक करो कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो 15 लाख और 25, 62,50,000 टोटल। अच्छा, 62,50,000 टोटल लिखो, 62,50,000 टोटल हो रहा है। इधर भी होगा 62,50,000
1000, ठीक है। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक हो जाएगा प्रॉफिट, दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट लिख देते हैं जीवन और मित्रिक, और प्रॉफिट का रेशियो लेकिन हम लोग का ये वाला होगा जो ऊपर दिया हुआ है, 2/3 और 1/3, क्वेश्चन में बता दिया था 2/3 और 1/3 करके होगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है देख लो, और उसका रेशियो दिखाना पड़ेगा, रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो। 1,65,000 प्लस 1,35,000, 1,54,000, 188, 130, 80,000 और 12 लाख। 20,52 माइनस 60 to 50 इतना आ रहा है। 41,98,000, 41,98,000 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे इंटू 2। अच्छा 27,98,667, 27,98,667, और ये वाला माइनस करने से ही पता चला 13,99,333, ठीक है। ये दो वैल्यूज होगा। तो ये मेमोरेंडम अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसा हम लोगों ने थर्ड मेथड सीखा था, क्योंकि ये किसी के बुक्स में नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन करने के पहले हमें एक बार देख लेना पड़ेगा कि मेमोरेंडम अकाउंट कहीं किसी के बुक्स में तो नहीं बनाने बोला है, तब लेकिन सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। अब इसमें एक अकाउंट बनना बाकी है जो कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विद मित्रिक होगा जीवन के बुक्स में। तो अब नेक्स्ट अकाउंट बनो इन द बुक्स ऑफ जीवन, in the books of जीवन joint venture with मित्रिक अकाउंट। अच्छा यहाँ पर क्या लिखेगा कोई, जीवन अपना खर्चा यहाँ पर लिखेगा और ये चेक करेगा कि मित्रिक से उसे पैसा मिलेगा या उसे पैसा देना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, देखना है कि जीवन का क्या क्या खर्चा है वो रिकॉर्ड करना है। तो जीवन का खर्चा ये देखो दिख रहा है, ये देखो ये है जीवन का खर्चा, ये है जीवन का प्रॉफिट, ये सब वहां पर पुट हो जाएगा। ये देखो ये है जीवन का इनकम, ये चार चीज वहां पुट हो जाएगा, ठीक है। पुट होने से हमें पता चल जाएगा कि मित्रिक से पैसा मिलेगा या मित्रिक को पैसा देना है। तो जीवन अगर खर्चा करे, अपना खर्चा अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा, टू बैंक या कैश बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू बैंक, और यहाँ पर एक्सपेंसेस को लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों का स्टैम्प, एडवर्टाइजिंग, कार, हाँ स्टैम्प, एडवर्टाइजिंग, कार और प्रिंटिंग, जो भी है टोटल कर 6,42,000 हो जाएगा टोटल करने से। और अगर इंडिविजुअली लिखना है तो हम लोग का 1,65,000 था स्टैम्प वाला, एडवर्टाइजिंग था 1,35,000, कार है 154 और प्रिंटिंग है 1,88,000। ये एक्सपेंसेस किसने किया है, जीवन ने किया है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा उसे क्या मिला है बिजनेस करके प्रॉफिट, वो भी हमें पता है कितना मिला है, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब पीएल बोल के शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया है। अमाउंट थोड़ा अलग था, 2,798,667 लिखो, 2,798,667 ये वैल्यू लिखना पड़ेगा, मतलब 27,98,667। और इनकम भी लिखेंगे इधर, ठीक है। प्रॉफिट कैसे हुआ होगा, कुछ इनकम क्या होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, हम लोगों ने एक्सपेंस लिखा। अब इनकम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय बैंक बोल के, ठीक है। दो इनकम है, एक कमीशन और एक सेल प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, ठीक है। तो एक कमीशन और एक सेल प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, और दोनों ही देखो हमें दिख जाएगा उस अकाउंट में। कमीशन था शायद 15 लाख, देखते हैं, हाँ। और सेल प्रोसीड्स है 25 लाख, तो 15 और 25 लिखो, 15 लाख और 25। तो इसका मतलब देखो कितना हो रहा है टोटल करने से, यहाँ पर इधर बैलेंस आएगा लग रहा है, इधर ज्यादा है। तो देखो इसको सेल करके मतलब टोटल अर्निंग कितना हुआ, 40 लाख, ठीक है। 40 लाख तो अर्निंग हुआ, लेकिन उसमें खर्चा कितना हुआ है, 6,42,000, ठीक है। ये देखो कंसेप्ट ऐसा हो जा रहा है ना, 44 लाख का इनकम है, लेकिन उसमें से अगर 6,42,000 का उसका एक्सपेंसेस है,
শুধু 40 লাখ আসছে, আচ্ছা अच्छा 40 लाख, हम এখানে ভুল লিখেছি, ठीक है। ये देखो 40 लाख यहाँ ठीक ही लिखा है मैंने, यहाँ लिखते वक्त मैंने 44 लिख दिया था। 40 लाख का इनकम है और कॉस्ट है, मतलब खर्चा हुआ है 6,42,000, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए 33,58,000, लेकिन प्रॉफिट कितना दिख रहा है इसका 27,98,667, क्योंकि इसका अकेले का प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो इसका शेयर मतलब इसका को वेंचर का भी है, तो ये माइनस करने के बाद जो बचेगा वो उसको रिम्बर्स कर देगा 27,98,667, ठीक है। 5,59,333, ठीक है 5,59,333, ये हो जाएगा। टू साइड आ रहा है तो टू बैंक, अब मतलब को वेंचरर को ये पे करेगा, ठीक है। तो बैलेंस रेमिटेंस लिख दो, फाइनल रेमिटेंस बोल के, फाइनल रेमिटेंस टोटल हो जाएगा 40 लाख। अच्छा देखो, ज्वाइंट वेंचर हम लोग का ओनली ज्वाइंट वेंचर का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नीचे जो दो और क्वेश्चन बचा है ना, वो हमारा कंसाइनमेंट के साथ ब्लेंड किया हुआ है, ठीक है। और कंसाइनमेंट में हम लोग को अलग से पढ़ना पड़ता है, वो चैप्टर है ही। तो इस क्वेश्चन को क्योंकि मैंने ज्वाइंट वेंचर पहले ले लिया है करवाने के लिए, तो ज्वाइंट वेंचर में कंसाइनमेंट भी दिया हुआ है। हम कंसाइनमेंट का मतलब तुम लोग को बता देते हैं। देखो कंसाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी एजेंट को रख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे कोलकाता में हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं हम बाहर भी बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हर जगह तो शॉप ओपन करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें खर्चा ज्यादा पड़ सकता है और शॉप को मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहे तो किसी एजेंट के थ्रू से बिकवा सकते हैं। हम मेरे पास मेरा मान लो ये बॉटल जो है ये बेचने का शॉप है, ठीक है। हम चाहते हैं कि बाहर भी दिल्ली में भी बेचेंगे या फिर मान लो बॉम्बे में बेचेंगे, तो हम बोल रहे हैं कि इसका शॉप नहीं ओपन करना है। जो भी लोग ऐसा काम करते हैं उनसे जाके मिल ली, अप्रोच की कि भाई मेरा भी प्रोडक्ट बेचिए। तो वो अगर राजी होते हैं तो बदले में उससे क्या मिल जाएगा, उनको कमीशन दे देंगे। तो कमीशन के लिए जो काम करते हैं, ऐसे करके जो सेलिंग प्रोसेस होता है, जैसे ये ज्वाइंट वेंचर है इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। तो हम हो गए कंसाइनर, क्योंकि हम ये बॉटल यहाँ से भेजेंगे कोलकाता से, और मेरा जो कंसाइनी है, कंसाइनी का मतलब मेरा कमीशन एजेंट जो मेरे से कमीशन लेके ये काम करेगा, वो हो जाएगा कंसाइनी। तो यहाँ पर दो पार्टी हो जाता है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है हम लोग का कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनर का मतलब जिसका प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, मतलब जिसका गुड्स है वो होता है कंसाइनर, ठीक है। जो ओनर होता है, क्योंकि मेरा बॉटल है मेरा प्रोडक्ट है तो हम ओनर है, ठीक है। ओनर भी हम इस प्रोडक्ट को अगर दिल्ली तक पहुंचाते हुए कोई लॉस हो जाता है, मान लो टूट फूट गया कुछ भी हुआ, तो लॉस किसका, मेरा, बिकॉज ओनर तो हम है। क्योंकि कंसाइनी का काम क्या है, इसको रिसीव करके बेचना, और वो कोई रिस्क नहीं लेगा। अगर रास्ते में कुछ भी टूट जाता है फूट जाता है कुछ भी होता है, तो सारा रिस्क किसका होगा, मेरा होगा। और अगर बेचने के बाद दिल्ली में मान लो बैड डेप्ट हो गया किसी भी बॉटल पे, तो वो भी मेरा ही होगा, ठीक है। बैड डेप्ट भी तो मेरा ही होगा, क्योंकि मेरा बिजनेस है। वो तो सिर्फ इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि उससे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो कंसाइनी कौन हो गया, एजेंट हो गया। अच्छा अब ये बैड डेप्ट कभी कभी क्या होता है, अलग अलग कंसाइनर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां डिटेल्स में और भी देखेंगे। कंसाइनी को अलग अलग तरीके का कमीशन दिया जाता है, जहां पर कंसाइनी ये बोल सकता है, कंसाइनर को ये ऑफर कर सकता है कि आपका बैड डेप्ट जो है हम बेयर करेंगे, बदले में मुझे कमीशन बढ़ा दीजिए, ठीक है। उस कमीशन का नाम होता है डेल क्रेडियर कमीशन, ठीक है। डेल क्रेडियर मतलब क्या, क्रेडिट, क्रेडिट में सेल होने से ही तो बैड डेप्ट होगा। अगर कोई कैश में लेके जाएगा थोड़ी ना बैड डेप्ट होगा, क्रेडिट सेल पे बैड डेप्ट होने का चांसेस है। तो कंसाइनी को अगर कंसाइनर डेल क्रेडियर कमीशन देता है, तो ये बैड डेप्ट का रिस्क किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, कंसाइनी के पास हो जाएगा, ठीक है। तो कंसाइनर कंसाइनी का यही कंसेप्ट होता है, रिस्क जो है वो कंसाइनर का ही होगा, और ये प्रोडक्ट को बेच के प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो किसका होगा, कंसाइनर। कंसाइनी को क्या मिलेगा, ओनली कमीशन, ठीक है। उसका अर्निंग क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कमीशन होगा। अच्छा अब कंसाइनर को अगर चेक करना है कि कंसाइनमेंट का बिजनेस करके उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस, जैसे हम लोग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ओपन करते हैं ये पता करने के लिए कि ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वैसे हम लोग यहाँ पर कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करेंगे, जहां पर हम लोग ये पता करेंगे कि बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ
कि लॉस हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, इधर इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, और जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हो ना, यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे। भले ही क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी के पास है, मेरे इस बॉटल का क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं बिका, मान लो मैंने 150 पीस भेजा था, ठीक है, 100 पीस बिक गए, 50 पीस है, लेकिन मुझे अगर मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मुझे तो वो 50 पीस का कैलकुलेशन भी दिखाना पड़ेगा। बिना क्लोजिंग स्टॉक लिखे क्या हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं? नहीं। जैसे कि देखो, अगर मैंने यहाँ पर मान लो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैंने 100 पीसेस बॉटल भेज दिए 1000 रुपए करके, मेरे एक एक बॉटल का प्राइस था, तो कितना रुपए हो गया? 1 लाख, ठीक है। अब जो दिल्ली में कंसाइनी है उसने बेच दिया, ठीक है। अब देखो बेचने के बाद उसने क्या किया, जैसे कि मैंने बोला कि 100 में मान लो 80 बॉटल्स उसने बेच दिया 1200 करके, ठीक है, तो कितना अर्निंग हो जाएगा? 96,000, ठीक है। तो बोलो एक एक बॉटल पे प्रॉफिट कितना होगा? 200, क्योंकि 1000 का बॉटल मैंने 1200 में बेचा, तो 80 बॉटल पे प्रॉफिट कितना होगा? 16,000। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इधर कितना आना चाहिए? 16,000 आना चाहिए। लेकिन ये दोनों को बैलेंस करने से कैसे 16,000 आएगा? ये तो इधर 1 लाख है, इधर 96 है, तो क्या ये बैलेंस करने से 16,000 आएगा? पहला बात है, इधर तो बैलेंस आ ही नहीं रहा है, इधर आ रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या नहीं लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक। तो बाकी जो 20 पीसेस है जिसका कॉस्ट 1000 करके है, वो मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 1,16,000। अब इससे 1 लाख से माइनस करो, आ गया 16,000। तो पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक का सिग्निफिकेंस क्या है। बिना क्लोजिंग स्टॉक लिखे कभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो कैलकुलेट हो गया। क्यों नहीं हो रहा है पता है? इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि इधर 100 पीसेस बॉटल का कॉस्ट लगा हुआ है, इधर हम लोग 80 पीसेस का दिखा रहे हैं। अब 80 के साथ 100 कैसे बैलेंस होगा? तो इधर भी हमें 100 पीसेस का कैलकुलेशन दिखाना चाहिए। अब बिक गया है तो सेलिंग प्राइस पे, नहीं बिका है तो कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। इसीलिए इधर 100 पीस लिखोगे, जैसे तराजू होता है, तो इधर 100 है और इधर अगर हम लोगों का 80 है, तो कैसे बैलेंस होगा? इधर 20 लगाना पड़ेगा, तो 20 बॉटल का हिसाब दिखाना पड़ेगा। तो वैसे ही कंसाइनर क्या करेगा, कंसाइनी के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उस क्लोजिंग स्टॉक को भी कैलकुलेट करेगा, फिर वो पता कर सकता है कि कंसाइनमेंट बिजनेस में उसका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जब कंसाइनर अपना स्टॉक भेज रहा है, जैसे मान लो मैंने ये बॉटल भेज दिया है 1000 रुपीज का, जो है 10 पीसेस, ठीक है, तो 100 पीसेस, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख, ठीक है। अब इसको यहां से दिल्ली भेजेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। अब मान लो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया है फॉर एग्जाम्पल 20,000, तो अभी बॉटल का कॉस्ट कितना हो गया? 1,20,000, क्योंकि ये भी तो मुझे कस्टमर से ही निकालना है। अगर इसमें मेरा प्राइस लग जा रहा है तो फिर ये बॉटल का बेचने का प्राइस के लिए तो मुझे कॉस्ट भी पता होना चाहिए, सही कॉस्ट। ये अपने पॉकेट से थोड़ी ना देंगे, तो प्रोडक्ट का प्राइस तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि कॉस्ट क्या क्या हमारा फर्दर ऐड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको सेलेबल कंडीशन तक जब तक नहीं लेके जाते, ये दिल्ली तक जब तक नहीं पहुंच जाता है कंसाइनी के पास तक, ठीक है, तब तक तो ये बिकेगा नहीं। तो अगर इस पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा है, मैंने कोई इंश्योरेंस का खर्चा कर दिया, सभी खर्चा इस बॉटल के प्राइस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे अभी ये टोटल 1,20,000 कितने बॉटल का कॉस्ट हो रहा है? 100 बॉटल का। पहले हम लोगों ने कितना कॉस्ट देखा था? 1000, और ये लगने के बाद कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि जब बॉटल भेजा जाएगा या एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका कॉस्ट क्या होगा। अगर ऐसा कोई कॉस्ट लग रहा है सेंड करने के लिए, जो कि लगेगा ही क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो ये सब खर्चा ऐड करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू आएगा। तब क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपए करके नहीं आएंगे, कितने करके आएंगे? 120 करके, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और एक चीज क्या ध्यान रखना है, कंसाइनी के पास जब ये बॉटल का पैकेट पहुंच गया, अब वो भी क्या करेगा ना, अपने गोडाउन तक या शॉप तक लेके जाएगा, तभी बेच पाएगा। अब उसको लेके जाने के लिए उसको भी तो खर्चा करना पड़ेगा। अब मान लो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन का या कार्टेज का खर्चा हुआ, तो वो खर्चा भी इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब कंसाइनी का भी खर्चा ऐड होगा, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला, और कंसाइनर का भी अभी तुम लोग को दिखाया ऐड होगा, लेकिन कंसाइनर का ऑल खर्चा ऐड होगा। कंसाइनी का दो खर्चा होता है, एक होता है रेकरिंग, ठीक है, एक होता है नॉन रेकरिंग, ठीक है। अब रेकरिंग नॉन रेकरिंग का मतलब बताते हैं। जैसे देखो, अगर कंसाइनी इस बॉटल को लेके जाने के लिए, बॉटल के पैकेट के लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कर रही है या कैरेज का खर्चा कर रही है, या फिर मान लो वेयर हाउस में प्रोडक्ट था, उसको वेयर हाउस से निकलवा के लेके जा रही है, तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ रहा है या कोई टैक्स ड्यूटीज देना पड़ रहा है, तो वो सारा खर्चा इस प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड होगा। लेकिन
लेकिन कंसाइनर जिस गोडाउन में इस प्रोडक्ट को रखने वाली उस गोडाउन का रेंट भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो होता है हम लोग का रेकरिंग खर्चा, ठीक है। तो रेकरिंग खर्चा हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। कौन सा खर्चा ऐड होगा? सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग। इसका रीजन क्या है? नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा, गोडाउन तक जैसे ही पहुंच गया वो सेलेबल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। रेंट का खर्चा तो रिकरिंग है, ऐसा थोड़ी है कि इस बॉटल में इस बॉटल को रख रहे हैं तो इसी मंथ लगेगा, रिकरिंग है, ये तो लगता ही जाएगा। तो रिकरिंग का खर्चा जो है ये हम लोग कभी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। मान लो हमें रेंट का खर्चा दे दिया है 10,000, तो क्या बॉटल में ऐड कर देंगे? ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाने तक का लग रहा है, अप टू गोडाउन तक, बस इतना याद रखो। गोडाउन में जाने के बाद अगर कोई खर्चा हो रहा है लाइक गोडाउन का रेंट या फिर कुछ ऐसा खर्चा, तो वो हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खर्चा हमें रिकवर नहीं करना है, करना है, लेकिन वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, ठीक है। रेकरिंग खर्चा हमारा कभी प्रोडक्ट के कॉस्ट में डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, मतलब एटलीस्ट क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के टाइम पे। तो अभी इतना हमारे लिए काफी है जॉइंट वेंचर के साथ कंसाइनमेंट को समझने के लिए। बाकी कंसाइनमेंट चैप्टर इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे तो तुम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। देखो क्या बोला है, दागा ऑफ कोलकाता सेंड टू लोधा ऑफ कानपुर गुड्स कॉस्टिंग 40,000। तो देखो दागा ने क्या किया है, लोधा को गुड्स भेजा है, ठीक है। लोधा कहाँ रहता है? कानपुर में, ठीक है। और दागा कहाँ रहता है? कोलकाता में, ठीक है। अच्छा कितने का गुड्स भेजा है? देखो 40,000 का ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अब कंसाइनमेंट का मतलब समझ में आ गया, मतलब दागा अपना प्रोडक्ट बिकवाना चाहता है लोधा के थ्रू से एट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल। तो इनमें डील क्या हुआ है? लोधा ने बोला है हम जितना सेल करवाएंगे उस पे कितना कमीशन ले लेंगे? 5%। द पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। कौन कंसाइनर है? दागा। कंसाइनी कौन है? जो कमीशन एजेंट होता है, उसी का नाम होता है कंसाइनी। कंसाइनर मतलब जो भेजता है। तो कंसाइनर ने, और वैसे भी देखो ना, पैकेज कौन करेगा? जिसका प्रोडक्ट है वही तो पैक करके भेजेगा। पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस कंसाइनर का कितना लगा है? 4,000। तो इसने 40,000 का प्रोडक्ट खरीदा प्लस इसने अपना 4,000 का और भी खर्चा किया। द कंसाइनी पेड, अब देखो कंसाइनी का पॉइंट आ रहा है, लोधा, ठीक है। इसने क्या पे किया है? फ्रेट एंड कैरेज 1,000 एट कानपुर। जैसे मैंने बोला, अब कानपुर में जहां पर आके पहुंचा, अब मान लो स्टेशन में आया, कहीं भी आया, वहां तो बैठ के बेच नहीं सकते, उसे तो लेके जाना पड़ेगा ना शॉप तक। तो उसका कितना खर्चा हुआ? ये देखो फ्रेट का खर्चा हो गया 1,000, ठीक है। 3/4 ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड फॉर 48,000। 3/4 इसने सेल कर दिया, 3/4 सेल कर दिया, तो कितना क्लोजिंग स्टॉक होगा? 1/4, ठीक है। अगर 3/4 सेल हो गया, 1/4 मेरा क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। अगर फर्दर बेचने का कोई बात नहीं है तो क्वेश्चन, ठीक है। कितने में सेल किया है? 48,000, ठीक है। Then the consignee remitted the amount due from him to consignor along with the account sale. Account sale क्या होता है ना, जैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हमें एक बिल दे दिया जाता है ना कि आपने ये प्रोडक्ट परचेस किया है। अकाउंट सेल्स जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। उसमें क्या लिखा हुआ रहता है? कंसाइनी कंसाइनर को सेंड करता है। क्या सेंड करता है? अकाउंट सेल्स। उसमें क्या लिखा हुआ रहता है कि कितने प्रोडक्ट उसने रिसीव किए, उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकला कि नहीं, कितना उसने बेच दिया, उसने खुद कोई खर्चा किया था कि नहीं प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए, कितना बिक गया, कितना रह गया, क्या कोई बैड डेट हो गया, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस वो लिख के अकाउंट सेल बोलते हैं उसे, ठीक है। वो सेंड करता है, सेंड करते रहता है। जैसे कि 1 वीक के गैप में भी कर सकता है, जैसे उनमें बात होता है कि भाई मुझे अपडेट देते रहो, ठीक है। तो ये अपडेट जिस थ्रू से जाता है उसका नाम क्या है? जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू से, अकाउंट सेल्स। बट ही डिजायर्ड टू रिटर्न द गुड्स स्टिल लाइंग अनसोल्ड विथ हिम एज ही वाज नॉट एग्रीएबल टू कंटिन्यू द अरेंजमेंट ऑफ कंसाइनमेंट। मतलब लोधा क्या बोल रहा है? अकाउंट सेल्स को भेज दिया और बोल रहा है मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ना हम वो भी भेज देंगे, क्योंकि मुझे और आगे कंसाइनमेंट का काम नहीं करना है। ये देखो, नॉट एग्रीबल टू कंटिन्यू द अरेंजमेंट ऑफ कंसाइनमेंट, इनको और कंसाइनमेंट इनके साथ आगे नहीं करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? He was then persuaded to continue on joint venture basis sharing profit and loss as Daga
3/5 लोधा 250, मतलब ये इसको ऑफर कर रहा है। तो कुछ दिन पहले तो ये इसको ऑफर कर रहा था, भाई आप मेरे एजेंट बन जाओ, मेरा प्रोडक्ट बेच दो। अब ये उसे उल्टा ऑफर कर रहा है, हम और कंसाइनमेंट वाले, मतलब हम एजेंट वाला काम नहीं करेंगे। आप अगर मेरे साथ ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हो तो कर लो, तो हम राजी हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और ये 3/5 2/5 में होगा, मतलब अब एजेंट वेजेंट नहीं है, दोनों क्या हो जाएंगे, को वेंचरर। अब हाँ, ये डिपेंड करता है कि दागा को ये एक्सेप्ट है कि नहीं। देखते हैं आगे पढ़ के कि दागा को ये बात मंजूर है या नहीं है। देखो क्या बोला है यहाँ पर, बोल रहा है कि दागा देन सप्लाइड अनदर लॉट ऑफ गुड्स 20,000। अब देखो दागा ने क्या किया, इसका मतलब उसने हाँ बोल दिया होगा, बोला ठीक है तुम्हारे पास जो स्टॉक है ना वो रखो, हम लोग ज्वाइंट वेंचर ही करेंगे, हम तुम्हें और भी स्टॉक भेजते हैं। कितना स्टॉक भेज दिया, 20,000। एंड लोधा सोल्ड आउट ऑल द गुड्स इन हिज हैंड फॉर 50,000। और लोधा ने क्या किया, उसके पास जितने भी गुड्स थे वो सभी गुड्स को कितने में बेच दिया, 50,000। मतलब कंसाइनमेंट का स्टॉक जो उसके पास पड़ा हुआ था, जो कि 1/4 था, प्लस ये वाला स्टॉक, सब मिला के कितने में बेच दिया है, 50,000। लेकिन ये कौन सा वाला सेल है, ज्वाइंट वेंचर वाला सेल है, ठीक है। दागा पेड एक्सपेंसेस 2,000 एंड लोधा 700 फॉर द सेकेंड लॉट ऑफ गुड्स। अब ये जो गुड्स कोलकाता से कानपुर गया, ये जो ज्वाइंट वेंचर के केस में, तो दागा ने कितना खर्चा दिया था इसको कानपुर तक पहुंचाने का, 2,000। और लोधा ने कितना दिया है, 1,700। कानपुर पहुंचने के बाद वो तब देगा। सो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। हमें दागा एज वेल एज लोधा दोनों के बुक्स में हमें लेजर बनाना है। नो फाइनल सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ड्यू इज येट मेड, ठीक है। बोल रहा है कि किसी भी तरीके का जो फाइनल सेटलमेंट का बैलेंस ड्यू जो है वो अभी तक पे नहीं हुआ है। मतलब फाइनल रेमिटेंस जब रिसिप्ट या पेड, उसमें हम लोग टू बैंक या बाई बैंक नहीं लिख सकते, क्योंकि बोल रहा है ड्यू इज येट मेड, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बाई बैलेंस शीट या टू बैलेंस शीट लिखना पड़ेगा लास्ट में। हमें नेसेसरी अकाउंट्स बोल दिया है और कुछ नहीं बोला है। तो क्या क्या अकाउंट्स बन सकता है, देखो प्रोबेबल जितने सारे अकाउंट्स बन सकते हैं हम लोग करेंगे। तो पहले बिजनेस क्या था इनके अंदर, कंसाइनमेंट का। तो पहले तो कंसाइनमेंट दिखाएंगे कि जितना दिन कंसाइनमेंट चला उसमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर कौन है, दागा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इलस्ट्रेशन 25 इन द बुक्स ऑफ दागा। कंसाइनमेंट ऐसे लिखा जाता है जैसे हम लोग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लिखते हैं ना, इसमें लिखना पड़ता है कंसाइनमेंट टू लोधा अकाउंट, ठीक है। और अगर सिर्फ कंसाइनमेंट लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दागा अपने बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन कर रहा है, मतलब वो ये पता करना चाहता है इस अकाउंट के थ्रू से कि मैंने लोधा के थ्रू से जो भी प्रोडक्ट बिकवाए उस केस में मेरा प्रॉफिट हुआ या फिर मेरा लॉस हुआ, ठीक है। तो अब देखो कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे एंट्री होता है। जब हम लोग ट्रेडिंग में एंट्री करते हैं, स्टॉक परचेस करते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू परचेस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दागा का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा, जरूर होगा। वो पहले स्टॉक खरीदता होगा, उसके बाद ही तो लोधा को ट्रांसफर करता होगा। सोचो वो पहले स्टॉक खरीदता होगा, तब तो वो ट्रेडिंग में दिखाता होगा, ट्रेडिंग टू परचेस। अब देखो जब ये कंसाइनमेंट में भेज रहा है, एक्चुअली इसका ना एक ट्रेडिंग अकाउंट भी पहले बना हुआ है जिसमें वो टू परचेस बोल के जो स्टॉक परचेस किया है वो दिखाया होगा। और सेल करने से जैसे बाई सेल दिखाता है ना, वैसे कंसाइनमेंट में भेजने से क्या दिखाता है, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल के इसे क्लोज करता होगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर गुड्स भेज रहा है तो इसके पास से स्टॉक चला जा रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि स्टॉक रियल अकाउंट है तो लिखना पड़ता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ऐसा लिखना पड़ता है। ये याद रखो क्योंकि नेक्स्ट हम लोग कंसाइनमेंट चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, वहां भी काम आएगा। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने का गुड्स भेजा था, 40,000। ये देखो 40,000 दिया हुआ है यहाँ पर, 40,000 का गुड्स भेजा। अच्छा इसके बाद कितना खर्चा किया, देखो यहाँ पर बोल रहा है 5%। अच्छा ये तो डील हुआ था कि कमीशन दे देंगे 5% जितना सेल होगा। तो अभी तक हमें सेल का तो नीचे पता है, अभी यहाँ पर देखते हैं और क्या एंट्री कर सकते हैं। पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग चार्जेस कंसाइनमेंट ने पे किया 4,000, ठीक है। तो कंसाइनमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में खर्चा हुआ, ठीक है। कंसाइनमेंट के बिजनेस में खर्चा हुआ ना, अगर वो 4,000 का फॉरवर्डिंग पैकिंग चार्जेस पे कर रहा है तो ये खर्चा नहीं है, बिजनेस का खर्चा है। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जैसे पीएल डेबिट होता है, कंसाइनमेंट डेबिट टू क्या होगा, कैश या बैंक।
क्योंकि खर्चा पे कर रहा है, लिखा हुआ है देखो, अमाउंटेड टू 4000, ये देखो चार्जेस इनकर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक या कैश लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे पैकिंग, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग 4000, ठीक है, ये खर्चा इसने खुद से किया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कंसाइनी का खर्चा बता रहा है, कंसाइनी पेड कितना 1000 एट कानपुर। अब कानपुर में तुम लोग सोचो कि हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, दागा का, ठीक है, हम लोग कौन है, दागा है। अब हमारे लिए काम कौन कर रहा है, लोधा, उसने कितना खर्चा कानपुर में बैठ के पे कर दिया 1000, तो किसका खर्चा पे किया, मेरा ही खर्चा पे किया, तो मेरे अकाउंट में कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होगा, डेबिट ही होगा, क्योंकि मेरा तो एक्सपेंस है। लेकिन अगर हम खुद करते तो हम टू बैंक लिखते, क्योंकि मेरे पॉकेट से तो पैसा नहीं गया, मेरे बिहाफ में कौन पे किया, तो बैंक की जगह क्या लिखेंगे, लोधा, क्योंकि उसको मुझे बाद में वापस दे देना है, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर के तरह, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्रेडिटर के तरह होगा। मतलब वही सेम कंसेप्ट, खुद करो तो टू बैंक या कैश लिखो, और कोई और करे यानी कंसाइनी करे तो उसका नाम लिख दो, उसको बाद में देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू लोधा अकाउंट। अच्छा लोधा ने क्या क्या पे किया है, 1000 का फ्रेट कैरेज, फ्रेट और कैरेज 1000, ठीक है, और आगे देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है 3/4 ऑफ द गुड सोल्ड फॉर 48,000। अब बोलो सेल कर दिया है, तो नॉर्मली सेल करने से क्या एंट्री करते हैं हम लोग, अगर कैश सेल हुआ है तो कैश टू सेल्स करते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग अपना नॉमिनल अकाउंट, इन दोनों में नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, कैश और सेल में नॉमिनल कौन है, सेल, तो मेरा नॉमिनल अकाउंट क्या यूज हो रहा है, कंसाइनमेंट, तो सेल की जगह क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट, जैसे हम लोग जॉइंट वेंचर स्टार्टिंग में सीखे थे। और ये पैसा खुद के पास नहीं आ रहा है, हम लोग सेल नहीं किए, कानपुर में बैठ के कोई सेल किया है, पैसा उसके पास है, उसका नाम क्या है, लोधा, तो लोधा अकाउंट क्या होगा, डेबिट, हमारा पैसा किसके पास है, लोधा के पास है, तो उससे बाद में लेना पड़ेगा, तो जैसे देना पड़ेगा तो क्रेडिटर, मिलेगा तो डेटर, तो लोधा टू क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट में क्या लिखोगे, बाई लोधा, क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है, बाई लोधा, बाई लोधा, यहाँ पर हो जाएगा सेल। ठीक जैसे हम लोग ज्वाइंट वेंचर एकदम स्टार्टिंग वाला मेथड किए थे वैसा ही है, 48,000, ठीक है, 48,000 का सेल हो गया। देन द कंसाइनी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम टू कंसाइनर अलोंग विद अकाउंट सेल। अच्छा अब यहाँ पर बोला है कि उसके बाद उसने अपना पैसा वापस कर दिया, जो भी पैसा उसको वापस करना था, और कमीशन जो मिलेगा वो लिख लेते हैं, देखो कमीशन कितना मिलेगा, क्योंकि इसके बाद कंसाइनमेंट खत्म हो गया, ये जो पैरा मैंने पढ़ के तुम लोग को सुनाया था ना, ये यहाँ तक ही कंसाइनमेंट का बात है, यहाँ से तो ज्वाइंट वेंचर के लिए उसने प्रपोजल डाल ही दिया, ठीक है, तो अब हम लोग का कंसाइनमेंट अकाउंट तो बंद हो जाना चाहिए, लेकिन हमें क्या पता करना पड़ेगा कि कमीशन कितना मिला, वो दिया हुआ था 48,000 पे कितना मिलेगा, 5% कैलकुलेट करो। अब कमीशन अभी तो नहीं दे रहा है, लोधा को देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर टू लोधा बोल के क्या लिखेंगे, इसके नीचे कमीशन भी लिखेंगे, क्योंकि पे कर देते तो टू कैश या बैंक होता, पे कैसे करें, हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, एक्चुअली ये पे नहीं होता है, क्या होता है ना, लोधा के पास 48,000 है, तो वो जब पैसा रिटर्न करेगा ना, इसको ड्राफ्ट करके, अभी तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन के थ्रू से जब पे करेगा ना, तो वो क्या करेगा, अपना खर्चा डिडक्ट कर लेगा। 48,000 का सेल करवाया है, सेल का पैसा किसके पास है, लोधा के पास है, लोधा पैसा रेमिट कैसे करेगा, दागा को, वो अपना 1000 रुपीज डिडक्ट कर लेगा, और कमीशन जितना हो रहा है डिडक्ट कर लेगा, बाकी पैसा रिटर्न करेगा, ठीक है, उससे मांगेगा नहीं कि मुझे कमीशन दे दो, बोलेगा आपका इतना सेल हुआ था, मेरा इतना इतना खर्च है, तो आपको इतना भेज देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो कितना हो जाएगा, 48,000 का 5%, बोलो कितना होगा, 48,000 का 5%, 2400, ठीक है, ये कमीशन हो गया। अच्छा अब और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जो मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ लोधा या फिर लाइन विथ कंसाइनी, तो क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखते हैं, बाई साइड में लिखो, बाई, अच्छा अब ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ना, बैलेंस तो प्रॉफिट था,
ক্লোজিং স্টক ও ওয়ার্কিং নোটে ক্যালকুলেট করতে হবে, কারণ ব্যালেন্স তো আমার প্রফিট আসবে না, নালে দুটো ব্যালেন্স তো আমি বের করতে পারবো না। আমার কাছে মানে प्रॉफिट तो कोनो डिटेल्स नहीं कि हम फाइंड आउट, देखो प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रॉफिट का हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है कि हम प्रॉफिट हमारा बैलेंस करके आएगा। क्लोजिंग स्टॉक को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी डेटा गिवन है उससे। अच्छा, नॉर्मली इसको लिखा जाता है बाय क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कंसाइनी, लेकिन ये हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बता रहे क्यों। लाइन विद कंसाइनी यानी कि कंसाइनी का नाम यहाँ पर क्या है, लोधा, तो हम नाम लिख देते हैं। ये कंसाइनमेंट के क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाता है क्योंकि ये कंसाइनमेंट को ट्रांसफर कर रहा है ज्वाइंट वेंचर में, और क्योंकि जो दागा है उसने बोला था कि जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उसको ही ज्वाइंट वेंचर का स्टॉक मान लो, प्लस हम आपको कुछ और स्टॉक भेज रहे हैं, तो ये हम लोग का ज्वाइंट वेंचर का स्टॉक में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एंट्री में लैंग्वेज है ये थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कंसाइनी नहीं लिख के हमें लिखना पड़ेगा ज्वाइंट वेंचर विद लोधा, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा स्टॉक ट्रांसफर्ड ऑन कन्वर्जन टू ज्वाइंट वेंचर, कन्वर्जन टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। स्टॉक जो है वो सेम स्टॉक ही हम लोगों ने एग्रीमेंट के थ्रू से जो कंसाइनमेंट का स्टॉक था उसे हम लोगों ने बना दिया है ज्वाइंट वेंचर का स्टॉक। नॉर्मली ये लिखना चाहिए था बाई, ये देखो ये क्लोजिंग स्टॉक अब नहीं हुआ, ये ज्वाइंट वेंचर का मतलब नॉर्मल स्टॉक हो गया, नहीं तो हम लोग क्या लिखते बाई क्लोजिंग स्टॉक विथ लोधा, ठीक है। लाइन विथ लोधा लिखो या ना लिखो वो तो लैंग्वेज है, देखो विथ लोधा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये ज्वाइंट वेंचर का हो गया है रेदर देन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना हो रहा है, ठीक है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम तुम लोग को दिखाते हैं। देखो यहाँ पर देखो 40,000 प्लस 44,000 स्टॉक का वैल्यू कितना था, 40,000 था, लेकिन क्योंकि हमारा एक खर्चा बढ़ गया स्टॉक को भेजने के लिए तो 40,000 का स्टॉक कितने का हो गया 44। अच्छा, अब ये फ्रेट लगा तो खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। स्टॉक को बेचने के पहले हमारा 1,000 रुपए का और खर्चा हुआ, किसने किया, कंसाइनी ने किया, और ये नहीं किए बिना तो वो बेच भी नहीं सकता था। तो जो 40,000 का स्टॉक था वो बढ़ के टोटल कितने का हो गया 45,000। इसमें से कितना स्टॉक सेल हो गया, क्वेश्चन में बोला था 3/4, बोला था ना ये 3/4, ये कितना सेल है 3/4। तो फिर इतने में अगर 3/4 सेल हो गया बचा कितना 1/4, तो 1/4 जितना होगा उतना ही क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो बोलो कितना हो रहा है 1/4 चेक करके मुझे बोलो कितना हो रहा है 11,250, ठीक है। तो ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो कैसे करके लिखेंगे हम यहाँ पर दिखा देते हैं 40,000 4,000। इसमें जब हम लोग कंसाइनमेंट में करेंगे ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, बहुत सारा डिटेल्स रहता है क्योंकि ये जॉइंट वेंचर के साथ है तो उतना कुछ नहीं दिया है। तो सिंपल ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये सारे चीज ऐड होंगे, क्योंकि अगर मेरा कॉस्ट इनकट होता है तो वो तो प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड होगा, नहीं तो हम लोग बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा।